हाय एवरीवन। सो ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। काफी लोग पूछते रहते हैं कि आज के टाइम की कंडीशन कैसी है, आगे हायरिंग्स आने की क्या कंडीशन हो सकती है, क्या रिसेशन खत्म हो चुका है, और अगर खत्म हो चुका है सो हमें क्या करना चाहिए। सो ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक जरूर चेकआउट करना। बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई गई वीडियो है, आपके लिए काफी सारी हेल्पफुल चीजें इसमें जरूर होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या रिसेशन ओवर हो चुका है? जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, तो यस, रिसेशन यहाँ पर ओवर हो चुका है। रिसेशन कब आया था? रिसेशन आया था 2023 में। अब रिसेशन का मतलब क्या था? रिसेशन का मतलब ये था कि काफी सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए, ठीक है। और दूसरा जो एक और चीज थी कि काफी सारी हायरिंग्स फ्रीज हो गई, ठीक है। ये दो बड़े मतलब थे। इसके अलावा भी काफी सारे मतलब थे, बट हम इसमें इसके ऊपर जज करने वाले हैं। अब बात करते हैं ले ऑफ से। सो अगर मैं ले ऑफ की बात करूं तो ले ऑफ्स में अब यहां पर कमी आई है, ठीक है। ले ऑफ्स अब यहां पर कम हो रहे हैं। जो स्टार्टअप छोटे स्केल के हैं जिन्हें आप कह सकते हो, वो जरूर यहां पर ले ऑफ्स कर रहे हैं, बट बड़ी एमएनसी से अभी थोड़ी सी खबर कम आ रही है। बात करते हैं हायरिंग फ्रीज की। तो अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि मैं पार्शियली पार्शियली हायरिंग फ्रीज हटा है। पार्शियली कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से हटाया, पार्शियली हटाया, क्योंकि काफी सारी कंपनीज हैं जो अभी भी हायरिंग नहीं कर रही हैं। सो अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो रिसेशन को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ओवर हो चुका है, बट स्थिति कंडीशन जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी यहां पर नहीं है। अब ये जो कंडीशन सबसे बढ़िया थी वो कब थी? कंडीशन सबसे बढ़िया थी 2021 में। उसके बाद 2022 में यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ। 2023 में सबसे ज्यादा डाउनग्रेड हुआ। 2023 की कंडीशन यहाँ पर वर्स्ट रही। अभी 2024 चल रहा है, इसको हम अर्ली जज तो नहीं करेंगे, बट 2023 से ये बेटर लग रहा है। 2024 2023 से बेटर लग रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। सबसे पहले हायरिंग फ्रीज क्या ओपन हो चुकी है? तो नो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अमेजॉन SD1। सो अमेजॉन SD1 के लिए यहाँ पर 2021 में बहुत सारी हायरिंग्स हुई थी, और यहाँ पर फ्रेशर के लिए अमेजॉन ने SD1 पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस, अगर मैं बड़ी बड़ी मोटे तौर पर बात करूं कि जितनी ज्यादा हायरिंग्स करी थी पहले, अब ये बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक टाइम पे अमेजोन ऐसा हो गया था, TCS जैसा, हर कोई लिंक्डइन पे डाल रहा है कि अमेजोन में SD1 पे सिलेक्शन हो गया, बट अब अमेजोन ने बिल्कुल थाम सा दिया है। और ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है उन लोगों के लिए जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका जो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन रहता था वो रहता था अमेजोन, क्योंकि ये बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से काफी ज्यादा हायरिंग करती थी। खासकर अमेजोन इंडिया में काफी सारी हायरिंग्स होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो ऑफ कैंपस में डीए से अच्छा प्रिपेयर करके बैठे हैं, बट उनको यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसको मैं कहता हूँ जो अराउंड 30 से 40% ऑफ कैंपस में हायरिंग कंडक्ट करा दी थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, वो अभी रोक के रखी है, इसकी कोई हायरिंग नहीं आई। और भी एग्जांपल है, जैसे वर्टुसा का न्यूरल हैक नहीं आया है। कैप जेमिनी जो हर साल हायर करती थी A3 A4 एनालिस्ट पे, वो हायरिंग्स नहीं आई हैं। सो अभी हम कह सकते हैं कि क्या हायरिंग फ्रीज ओपन है? तो नहीं है ओपन, पार्शियली ओपन हुई है। ये मैं कहूंगा पार्शियली ओपन हुई है, लेकिन इतनी भी ज्यादा ओपन नहीं हुई जितनी पहले होती थी, ठीक है। जैसे कि विच कंपनीज डिड नॉट हायर दिस ईयर, लाइक कैपजेमिनी का मैंने आपको बताया A3 A4 एनालिस्ट है, इसके लिए इन्होंने नहीं हायरिंग करी। कॉग्निजेंट ने प्रोग्रामर एनालिस्ट के लिए, यहाँ पर मैं सारी बातें ऑफ कैंपस कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। जैसे कैपजेमिनी में ऑन कैंपस हायरिंग करी है, बट ऑफ कैंपस में अगर बात करें तो नहीं करी है। कॉग्निजेंट ने प्रोग्रामर एनालिस्ट की हायरिंग नहीं करी। एमफिसिस ने बिल्कुल हायरिंग नहीं करी। LTI माइंट्री ने यहाँ पर कोई हायरिंग नहीं करी। और विप्रो ने भी प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए हायरिंग नहीं करी। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल तौर पर, मोटे मोटे तौर पर अगर बताऊं, तो यहाँ पर कैपजेमिनी अगर ऑफ कैंपस की बात करूं तो अराउंड यहाँ पर 5 से 6 हजार बच्चे जरूर रिक्रूट करती थी ऑफ कैंपस में। कॉग्निजेंट आराम से यहाँ पर 5 से 10 हजार के बीच में रिक्रूट कर लेती थी। एमफिसिस भी यहाँ पर 5 से 10 हजार के बीच में रिक्रूट कर लेती थी। LTI माइंट्री भी यहाँ पर 5 से 10 हजार के बीच में रिक्रूट कर लेती थी। और विप्रो यहाँ पर आराम से 10 हजार से 12 हजार बच्चों के बीच में रिक्रूट कर लेती थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतने भी बच्चों को जॉब मिल जाए, तो अगर आप सोच सकते हो तो 40 से 50 हजार बच्चे बनते हैं जिनकी एक बार में जॉब मिल जाएगी। बट ये 40 से 50 हजार बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर अभी हम बात करें तो इतनी बड़ी हायरिंग्स यहाँ पर नहीं निकल रही हैं। जिन लोगों को जॉब मिल रही है वो छोटी छोटी कंपनीज में मिल रही है, ठीक है। तो मतलब छोटी कंपनीज वैसे नहीं कि पैकेज वाइज छोटा या कोई, मतलब जो बड़ी मास हायरिंग कंडक्ट नहीं कराती हैं, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे हायरिंग करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कंडीशन बेटर चांसेस। तो नो, ये बात इसलिए कही गई है, अगर आप 2023 से कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कंडीशन बेटर होंगी 2024 के लिए। बट अगर आप ऐसा सोचो कि अब ये कंडीशंस पहले जैसी बेहतरीन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कंडीशंस ऐसे ही रहने वाली हैं। अगर आप जॉब सेक्टर में हो तो आप ये आशा लगाना ज्यादा मत सोचना कि कंडीशन कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी।
ऐसा तो नहीं होने वाला है, बट जो है आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, जो अभी है आपको इसी में फाइट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो इतनी भी बुरी नहीं है। अगर मैं बात करूं कंडीशन बेटर चांसेस की, तो 2023 से ऑफकोर्स बेटर हुई है, बट यहाँ पर दो चीज और है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसा अभी मैंने आपको बताया 2023 है और 2024 अगर मैं लेके चलूं 2024 बैच, या उसके अगर आफ्टर की बात करूं और 2024 से पहले वाले बैचेस के लिए बात करूं, ठीक है, इसको अपन मिडिल में लेते हैं। अगर मैं आफ्टर बैचेस की बात करूं तो यहां पर आप मान सकते हो मोटा मोटा आप पर अगले साल के फरवरी मार्च तक का टाइम है। फरवरी मार्च तक आपके लिए बड़ी बड़ी हायरिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, फिर यहाँ पर एक डिक्लाइन आएगा, फिर आपकी हायरिंग्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर 2024 से अगर पहले बैचेस की बात करूं, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, 2023 में बिल्कुल ज्यादा हायरिंग्स हुई नहीं थी। सो अभी कौन सी कंपनी 2023 बैचेस को हायर कर रही है, कि अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि अभी बिल्कुल से इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाए, और साथ ही साथ में हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो पास आउट हो और फ्रेशर हो, वहां पर अभी 2023 और उससे पहले वाले बैचेस की यहां पर रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है। सो जैसे ही 2024 का पास आउट ईयर खत्म होता है, जिसको हम मान के चलेंगे इनका जो रिजल्ट है, मैं एक एवरेज मान के चलता हूं कि जून में आ जाएगा, मतलब जून में आप ये मान लो कि ये लोग पास आउट हो जाएंगे, इनके हाथ में डिग्री होगी, उस वक्त से यहाँ पर 2023 या उससे पहले वाले बैचेस के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पर एक नया बैच आ चुका है जो कि पास आउट हो चुका है। कंपनी दो टाइप से हायर करती है, या तो उन्हें इमीडिएट ज्वाइनर्स चाहिए, अगर इमीडिएट ज्वाइनर्स चाहिए तो वो उन लोग को हायर करती है जो पास आउट हो चुके हैं, और अगर नहीं चाहिए तो वो उन लोग को हायर करेंगी जो कि थोड़ा बाद में ग्रेजुएट हो। 2024 भी ग्रेजुएट हो जाएगा जून तक, तो फिर यहाँ पर कंपटीशन और एक लेवल अप हो जाएगा। सो 2023 बैच और उससे पहले वाले बैचेस के लिए ये ऐसा टाइम है जिसमें आपको अपना 200% एफर्ट लगाना है। अब आगे की बात करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू। तो यहाँ पर एक चेकलिस्ट दी हुई है मैंने, इसको देखकर आप एक बार समझो। अगर आप 2024 से पहले बैच वाले हो या फिर आप 2024 बैच वाले भी हो, मैं सभी लोगों को कह रहा हूं, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, एक बेसिक जॉब के लिए जिसका मैं पैकेज मान के चल रहा हूं 3 से 4 लाख रुपए के आसपास है, ये मैं किसी हाई फाई कंपनी के लिए ले रहा, मैं उस कंपनी के लिए ले रहा हूं, जैसे कि सपोज अभी टेक महिंद्रा आई थी तो टेक महिंद्रा है, या फिर अभी कोई बीच में हायरिंग आ जाती है, कॉग्निजेंट की हायरिंग आ जाती है, छोटी मोटी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग या इस प्रकार की जो कंपनी है, तो 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए के आसपास का पे पैकेज प्रोवाइड कराती है। उसके लिए आपको ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है कि क्या आप ये चीजें कर चुके हो, इज योर सीवी गुड, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना कि आपका सीवी यहाँ पर अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, योर सीवी इज गुड और नॉट। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसके लिए आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके चेकआउट करके एक बार कंपेयर कर लो आपका सीवी कैसा है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हैव यू एक्सेल्ड एटलीस्ट इन वन स्किल, ये काफी जरूरी है। देखो आज के टाइम पे क्या होता है ना, कंपनीज किसको प्रेफर करती है, फिर लोग पता क्या बोलते हैं कि यार इंटरव्यू तो मेरा भी अच्छा गया था बट मेरा क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये चीज फैक्टर में आती है। देखो कंपनी क्या चाहती है कि हम बच्चे को रिक्रूट करें जिसको नॉलेज हो, कोडिंग स्किल्स आती है, बढ़िया बात है, लेकिन क्या उस पर एक ऐसी स्किल है जिसमें कॉर्पोरेट में काम होता है। अब कॉर्पोरेट में कौन सी स्किल्स पे काम होता है, फर्स्ट है तो जावा, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो मर्न स्टैक, ठीक है, या मशीन लर्निंग, या इस टाइप की कोई भी स्किल जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता है। अगर आप पर कोई एक भी इस प्रकार की कोई अच्छी स्किल है, तो यहां पर आपको एडवांटेज होगा कि जो कंपनीज फ्रेशर्स के लिए हायर कर रही हैं, आप उन जेनरिक पोजीशंस पे तो अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि किसी को मान लो जावा काफी अच्छी आती है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अप्लाई कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकता है, बट उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन और ज्यादा खुल जाएगा कि वो जावा डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कंपनी फ्रेशर जावा डेवलपर के लिए हायर कर रही है तो वो जावा डेवलपर के लिए भी हायर कर सकता है, तो यहाँ पर उसके चांसेस बढ़ते हैं। अगर किसी को मर्न स्टैक आता है तो यहाँ पर वो फ्रेशर रिएक्ट डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वो फ्रेशर नोड डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वो फ्रेशर फुल स्टैक डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बट अगर किसी बंदे को केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सी प्लस प्लस और एसक्यूएल आती है तो वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है कि फर्स्ट पॉइंट आपका सही है, दूसरा पॉइंट कि क्या एक कोई ऐसी स्किल है जो आपको काफी अच्छे से आती है, इस पर आपको ध्यान देना है कि एटलीस्ट एक सेक्टर आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपको काफी अच्छी नॉलेज हो। सेकंड पॉइंट, हैव यू सॉल्व्ड 100+ कोडिंग क्वेश्चंस। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहां पर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बेसिक कोडिंग जरूर आती होगी। तो ये जो 100+ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन,
एटलीस्ट आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के सॉल्व करने हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको डिफिकल्टी होगी जॉब ढूंढने में, मतलब और लोगों को ज्यादा एडवांटेज दिया जाएगा जिनको ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपने एटलीस्ट 100+ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो। दूसरा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, डू यू हैव टू गुड प्रोजेक्ट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दो अच्छे प्रोजेक्ट हैं या नहीं है। टू गुड प्रोजेक्ट्स मतलब मीडियम लेवल के, जिसमें एटलीस्ट आपने कुछ काम किया हो। देन इज योर नौकरी प्रोफाइल अपडेटेड। ये अंडर रेटेड चीज है। नौकरी प्रोफाइल आपको हर वीकली अपडेट करनी है। इसकी भी वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर डली है, सेकंड चैनल पे जाके चेक कर लेना, जिसकी लिंक मैंने जो रेज्यूम वाले की बोल रहा हूँ ना, उसी लिंक में जो चैनल की लिंक है उसमें मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको चेकलिस्ट में रखना है। आगे बात करते हैं व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले कंपनीज को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, सर्विस बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अब व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको अपनी स्किल्स के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं जरा समझाता हूं। सेट योर टारगेट कंपनी। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप में कुछ भी स्किल है, आप सभी कंपनीज में अप्लाई करो, बहुत अच्छी बात है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो और आप उन कंपनीज पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि जो लोगों की प्रिपरेशन में, जिनको एप्टीट्यूड है, बेसिक कोडिंग नॉलेज है, सीएस फंडामेंटल्स आते हैं, बेसिक प्रोजेक्ट्स आते हैं, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो लोग जा सकते हैं यहाँ पर सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा सकते हो, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी वगैरह होती है। आप उनको टारगेट में लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि वही कंपनीज है जो आपकी जॉब लगवा पाएंगी, या फिर जो आप सीधे सीधे बोल सकते हो जिन कंपनीज का पैकेज मतलब 5 से 6 लाख से कम होता है ना, वो कंपनीज के लिए ये सब बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। स्टार्टअप उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जिनकी डेवलपमेंट स्किल्स काफी अच्छी हैं, वेब डेवलपमेंट आता है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस है। क्योंकि स्टार्टअप उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनको ट्रेनिंग ना देनी पड़े, और ट्रेनिंग किन लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, जिन्हें प्रीवियस में कुछ अच्छे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो लोग टारगेट कर सकते हैं जिनको डीएसए प्रोजेक्ट या बेसिक सीएस फंडामेंटल्स अच्छे से आते हैं, तो वो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सीधा फैक्टर बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि एक बच्चा है जिसका डीएसए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी सेल्स फोर्स की हायरिंग आई थी, ठीक है। अब वो बंदा, मेरे एग्जाम्पल के थ्रू समझना, वो बंदा 100% ट्राई करेगा कि उसको सेल्स फोर्स कंपनी की तरफ से रिवर्ट आए, टेस्ट मेल आए, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उसको पता है कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट करनी है। सपोज स्प्रिंकलर हायर कर रही है, तो उसे पता है कि भाई स्प्रिंकलर भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, चलो मैं इसमें 100% दूंगा। और जो बाकी कंपनीज हैं उसके लिए वो नॉर्मली अप्लाई कर दे, ठीक है। बाकी कंपनीज क्योंकि वो उसके टारगेट लिस्ट में नहीं है, तो वो क्या करे, नॉर्मली अप्लाई कर दे। सेम गोज विद सर्विस बेस्ड कंपनी वाले। अगर कोई ऐसी कंपनीज हायर कर रही हैं, जैसे कि सपोज आपको पता पड़ता है कि भाई कॉग्निजेंट ने कोई प्रोडक्ट बेस्ड, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड भी हायरिंग निकाली है, 100% एफर्ट डाल दो कि आपको उसका रिवर्ट आए। अब एफर्ट कैसे डालोगे, भैया अपने कनेक्शंस बनाओ, उन रिक्रूटर्स को रीच आउट करो, ठीक है। इस प्रकार से आपको 100% एफर्ट्स डालने कि आपको उससे रिवर्ट आए। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने हायरिंग निकाली है, तो नॉर्मली अप्लाई करके छोड़ दो कि हाँ ठीक है ये मेरे टारगेट लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप अपने एम को सेट करो कि आप किस साइड जाना चाहते हो और उस पे 100% ध्यान दो। अगर आपका एम ये है कि आपको स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज में जाना है, तो आप फोकस करो कि आप अपनी बेसिक कोडिंग नॉलेज, सीएस फंडामेंटल, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, इन पे अपना स्किल अप करो। और जैसे ही कोई सर्विस बेस्ड कंपनी की ठीक ठाक हायरिंग आती है, उसमें 100% एफर्ट लगा दो कि भाई ये हमें चाहिए, ठीक है। ये सेम एग्जांपल जाता है स्टार्टअप के लिए और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। तो आप अपना एक एम सेट कर लो, ठीक है। अब लुकिंग फॉर टारगेट, इसकी जो लास्ट ऑप्शन है, इसमें यही मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक बार आपने टारगेट सेट कर लिया, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी टारगेट में है, मैक्स अप्लाई इज रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपकी टारगेट में सर्विस बेस्ड कंपनीज है। क्योंकि ये कंपनीज बहुत सारी होती हैं, बहुत मतलब ज्यादातर कंपनीज जो होती है वो इस कैटेगरी में आती है जो हायरिंग करेंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत है इन लोगों को, प्लस आपको अपनी लगातार स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपको अपनी लिंक्डइन और वेल फाउंड, ये दो प्रोफाइल यूज करनी पड़ेगी स्टार्टअप्स में जॉब लेने के लिए। अब लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं स्टार्टअप में जॉब लेने के लिए? लिंक्डइन पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल जो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको कनेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे। कनेक्शंस बनाने के बाद यहां पर आपको लिंक्डइन सर्च का यूज कर कर डालना पड़ेगा कि जावा डेवलपर फ्रेशर, ऐसा कुछ आपने डाला, ठीक है। आपने देखा कि कौन सा स्टार्टअप हायर कर रहा है और आपको उस स्टार्टअप के डायरेक्टली
फाउंडर, को फाउंडर, डायरेक्टर या किसी बड़ी पोजीशन, सीनियर मैनेजर वाली पोजीशन वाले को अप्रोच करना पड़ेगा। देन यू कैन टारगेट लाइक दिस, ठीक है। या फिर आप वेल फाउंड का भी यूज कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए टारगेट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। जैसे ही कोई कंपनी हायर करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हायरिंग हमेशा कनेक्शंस और नेटवर्क से चलती है, तो आपको अपने कनेक्शंस का यूज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो मैंने इस वीडियो में बताई, और वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।